नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं इसी चैप्टर के, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों ने वो ध्यान से देख लिए होंगे और उनकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। अब हम जाते हैं चैप्टर 1 में नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मापन में अनिश्चितता। तो रसायन के अध्ययन में अनेक बार हमें प्रायोगिक आंकड़ों के साथ साथ सैद्धांतिक गणनाओं पर भी विचार करना होता है। संख्याओं का सरलता से संचालन करना तथा आंकड़ों को यथासंभव निश्चितता के साथ यथार्थ प्रस्तुति करने की अर्थपूर्ण तरीके भी होते हैं। इसके लिए हम विशिष्ट पद्धति वैज्ञानिक संकेतन पद्धति का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम रसायन विज्ञान में परमाणुओं और अणुओं का अध्ययन करेंगे तो उसमें अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं, कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या होती है। अतः किसी रासायनिक को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए 662 200 00000 जैसी बड़ी संख्या या किसी परमाणु के द्रव्यमान के लिए अत्यंत छोटी संख्या के साथ भी काम करना पड़ सकता है। इस कठिनाई को इन संख्याओं के लिए वैज्ञानिक अर्थात चरघातांकी संकेतन के उपयोग द्वारा हल किया जा सकता है। और इस संकेतन में किसी भी संख्या को n × 10⁻n के रूप में लिखा जाता है, जिसमें n चरघातांक है और इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। और n का मान 1.00 से लेकर 9.99 के मध्य की कोई भी संख्या हो सकती है। n को डिजिट टर्म भी कहा जाता है। अतः वैज्ञानिक संकेतन में 232.508 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.32508 × 10⁻² के रूप में लिखा जाता है। मतलब एक अंक के बाद दशमलव रखना है। आपको एक अंक के बाद दशमलव लाकर समय दशमलव को 2 स्थान बाईं ओर ले जाया गया है और वैज्ञानिक संकेतन में वह 10 का क्या हो गया है, चरघातांक हो गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 0.00016 और इसको हमको लिखना है तो इसको हम लिखेंगे 1.6 10⁻⁻4। मतलब अगर हमको धनात्मक राइट टू लेफ़्ट ले जाते हैं तो 10 की घात धनात्मक आती है और लेफ़्ट टू राइट लाते हैं अगर डिजिट में दशमलव तो 10 की घात क्या आती है, माइनस में आती है। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो आपका माइनस और प्लस सिंबल में गलती नहीं होगी। अब इसी में हम आगे जाते हैं, इन्हीं संख्याओं को लेकर गुणा या भाग किस तरह किया जा सकता है। तो आप देखिए, मैंने स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा। इन 2 कार्यों के लिए हम करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5.6 × 10⁵ गुणे 6.9 × 10⁸ दोनों को सबसे पहले 5.6 × 6.9 कर दिया है। अब आपका मैथ्स में एक रूल आता था, आधार समान हो तो गुणाकार में घातें जुड़ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं 10 की 5 घात और यहाँ पर है 10 की 8 घात। तो 10 की 5 और 8 कितनी घात हो जाएंगी, 10 की घात 13, ये हो गया। दूसरी तरफ हमने 5.6 गुणे 6.9 किया, उसका गुणाकार आया 38.64। अब यहाँ पर 10 की 13 घात है, हमको एक अंक में ही दशमलव रखना है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक अंक आगे खसकाना है, दैट मीन्स घातें किस में बढ़ेगी, धन में। तो एक अंक आगे खसकाया तो 10 की 13 घात की जगह क्या हो जाएगी, 10 की घात 14। इसी तरह नीचे दूसरा उदाहरण है इसी में माइनस घात का, यहाँ पर भी 9.8 गुणे 2.5 किया हमने। और दूसरा 10 की घात -2 10 की घात -6, 10 की घात -2 और 10 की घात -6 जुड़ जाएंगे, 10 की घात हो गया -8 और इन दोनों का गुणाकार आया है 24.50। यहाँ पर भी एक अंक खसकाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 की घात 1, लेकिन पहले से ही ऊपर है 10 की घात -8, तो 10 की घात -8 + 1 यानी आंसर मिलेगा आपको 10 की घात -7। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है योग करना तथा घटाना करना। अब इसमें योग और घटाना कैसे करना है वो भी देख लीजिए। तो इसको भी हम उदाहरण से देखते हैं। 6.65 गुणे 10 की घात 4 + 0.895 गुणे 10 की घात 4। तो 6.65 + 0.895, 10 की 4 घात दोनों में कॉमन ले लीजिए।
10 की घात 4 कॉमन लिया और बाकी की संख्या को जोड़ देंगे। अब ये तो समान संख्या है, अगर घातें अलग अलग हों तो, जैसा कि हमने दूसरे एग्जाम्पल में माइनस के लिए देखा है। माइनस के लिए आपको जो एग्जाम्पल दिया है 2.5 गुणे 10 की घात -2 माइनस 4.8 गुणे 10 की घात -3, तो 2.5 गुणे 10 की घात -2 माइनस 0.48 गुणे 10 की घात -2, 2.5 माइनस 0.48 हो जाएगा। अब दोनों को हमने पहले ही बदल लिया, मैंने पहले ही कहा था घातें 10 की जो घातें हैं प्लस और माइनस करने में क्या आनी चाहिए, उनकी घातांक समान रखनी है। 10 की घात -2 तो कॉमन लिया है, तो 2.5 में से 0.48 घटाओगे तो मिलेगा 2.0 इंटू 10⁻²। तो क्लियर हो गया बेटा, गुणा और भाग और योग और जोड़ कर, योग और घटाना करने में हमको किस तरह नियम को फॉलो करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं? सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। अब सार्थक अंकों को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम हैं जिसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। दैट मीन्स जिसमें भी शून्य नहीं है, जैसे कि 285 सेंटीमीटर। 285 कितने डिजिट्स हैं? 3, तो इसका सार्थक अंक हो जाएगा 3। और 0.25 ml में कितने सार्थक अंक हैं? 2, क्योंकि 2 और 50 की हम अवगणना करते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले, यानी गैर शून्य अंक के पहले अगर है कोई शून्य तो उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। अतः 0.03 लें तो इसमें आपको सार्थक अंक कितना मिलेगा? 1। और 0.0052 तो इसमें सार्थक अंक मिलते हैं 2। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका, इसी में 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होता है, जैसे कि 2.005। देखना ऊपर दूसरे और तीसरे पॉइंट में फ़र्क क्या है। उसमें गैर शून्य अंक के पहले का शून्य है, जबकि यहाँ पे हमारे तीसरे पॉइंट में 2 गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य हैं, तो उनको हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। इसलिए 2.005 में आपका सार्थक अंक हो जाएगा 4। नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु उनके लिए यह शर्त है कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हों। उदाहरण के लिए 0.200 में 3 सार्थक अंक हैं, परंतु दशमलव विहीन संख्याओं में कोई शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे कि 100 में केवल 1 सार्थक अंक है, 100 में 3 सार्थक अंक हैं, अर्थात 100.0 में 4 सार्थक अंक हैं, 100 पॉइंट में 3 हैं। 100 के बाद अगर पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया, 3 हो जाते हैं, लेकिन खाली 100 है तो 1 और 100.0 है तो 4 सार्थक अंक हैं। ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में अगर प्रदर्शित करना है तो हम क्या करेंगे? एक सार्थक अंक के लिए 100 को 1 गुणे 10 की घात 2, 2 सार्थक अंकों के लिए 100 को हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻², एवं 3 सार्थक अंकों के लिए हम लिखेंगे 1.00 गुणे 10 की घात 2। इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, वस्तुओं की गिनती। उदाहरण के लिए 2 गेंदों या 20 अंडों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थपरक संख्या हैं और इन्हें दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि 2.0000 या 20.000 वैज्ञानिक संकेतन में अगर लिखते हैं तो सभी अंक सार्थक होते हैं। अतः 4.01 गुणे 10 की घात 2 में कितने सार्थक अंक हो गए? 3। और इसी तरह 8.256 गुणे 10 की घात -3 में कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? आप काउंट कर लो, 1, 2, 3 और 4, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 4। तो इसके सार्थक अंक मिल जाएंगे आपको 4। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसी में, परिशुद्धता और यथार्थपरकता। परिशुद्धता और यथार्थपरकता में क्या फ़र्क है? तो परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापनों के सामीप्य को व्यक्त करती है, परंतु यथार्थपरकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है। सिर्फ मेल होगा। जैसे कि यदि किसी परिणाम का हम सही मान 2 है और एक विद्यार्थी
हम 3 विद्यार्थी लेते हैं, क, ख और ग। तो एक विद्यार्थी का 2 मापन करता है, उसे मिलता है 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम परिणाम। एक दूसरे के बहुत पास होने के कारण मान परिशुद्ध है, परंतु यथार्थपरक नहीं। दूसरा जाएंगे, इसके 2 मापन हैं 1.94 और 2.05, परिणाम प्राप्त होता है। ये दोनों परिणाम ना तो परिशुद्ध हैं और ना ही यथार्थपरक। जबकि तीसरे विद्यार्थी को 2 मान मिलते हैं 2.01 और 1.99। ये मान परिशुद्ध भी हैं और यथार्थपरक भी हैं, जो आपको सारणी में दिखाया गया है। सारणी में देखिए तीनों की वैल्यू आप कर सकते हैं। तीसरे वाले की एक्चुअल मान आपको औसत निकाल रहे तो कितना मिल रहा है 2। तो ये परिशुद्ध और यथार्थपरक दोनों हैं। नेक्स्ट बेटा आता है पॉइंट आपका सार्थक अंकों को जोड़ना और घटाना। तो जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या में अधिक अंक नहीं होने चाहिए, जैसे कि 12.11, 18.0 और 1.012। आपका आंसर आ रहा है 31.122 या 31.122। 122 तो हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याओं को हम पूरे सैकड़ा और इकाई के साथ नहीं पढ़ते हैं, उनको डिजिट्स के साथ बोला जाता है। तो इसको हम बोलेंगे 31.122। ऊपर दिए गए उदाहरण में 18 में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, अतः परिणाम भी दशमलव के बाद 1 ही अंक तक अर्थात 31.1 के रूप में ही व्यक्त करना चाहिए। मिनिमम परिणाम, मिनिमम जो आता है, मिनिमम जो होगा उसी को हम व्यक्त करेंगे। अब आ रहा है सार्थक अंकों का गुणा या भाग। उन प्राचलनों के परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है, जैसे 2.5 इंटू 1.25। आपको आंसर मिला 3.125। चूँकि 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक हैं, इसलिए परिणाम में भी 2 सार्थक अंक होने चाहिए। मतलब आप क्या लिख सकते हो, खाली 3.1। तो आपका सही आंसर क्या होगा 3.1। आप स्वाध्याय के सवाल करोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं कि सार्थक अंकों का गुणा बताइए और उनके गुणा में कितने सार्थक अंक आना चाहिए, जोड़ बताइए उसमें कितना आना चाहिए। अब आगे इसी में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिससे हटाना हो 5 से अधिक हो, तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। ये तो पहले भी आ चुका है। यदि 1.386 में 6 को हटाना है तो हम क्या लिख देंगे, 38 की जगह 1.39। यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। जैसे 4.334 में यदि अंतिम 4 को हटाना है तो परिणाम क्या आएगा 4.33। ये आप सभी जानते होंगे बेटा, मैथ्स में भी और विज्ञान में भी आप करते होंगे सवाल। तो इस तरह का हम बड़े मान आते हैं तो इस तरह का पहले से ही करते आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो उसका पहला अंक सम होने से की स्थिति में बदला नहीं जाएगा, परंतु विषम होने पर 1 बढ़ा दिया जाता है। यदि 6.35 को 5 हटाकर निकटतम करना है तो हमें 3 को बढ़ाकर 4 करना होगा, और इस प्रकार परिणाम क्या हो जाएगा 6.4। परंतु यदि 6.25 का निकटतम अंक करना हो तो उसे करना पड़ेगा 6.2। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सार्थक अंकों में और वैज्ञानिक संकेतन में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बीमीय विश्लेषण। परिकलन करते समय कभी कभी हमें मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। किलोमीटर को मीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, मिलीलीटर को लीटर में, आपने देखा ही होगा। ऐसा करने के लिए गुणक लेवल विधि, इकाई गुणक विधि या बीमीय विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, और इसे हम नीचे के उदाहरण से समझ लेते हैं। बेटा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उदाहरण है, धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। इस समीकरण के आधार पर हम लिख सकते हैं कि 1 इंच अपॉन 2.54 इक्वल टू 1, 2.54 अपॉन 1 इंच। तो 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर और 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच दोनों 1 के बराबर हैं। इन दोनों को इकाई गुणक कहते हैं। यदि किसी संख्या का गुणा इन इकाई गुणकों से किया जाए तो वह परिवर्तित नहीं होगी। माना कि
3 का गुणा इकाई गुणक से किया जाता है, अर्थात 3 इंच, तो 3 इंच गुणे 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, तो आपको आंसर मिलेगा 7.62 सेंटीमीटर। यहाँ इस इकाई गुणक से गुणा किया गया है, ऊपर 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, जिससे हम वांछित मात्रक प्राप्त हो जाए, अर्थात गुणक को अंश में वह मात्रक होना चाहिए जो परिणाम से प्राप्त होगा। अब ऊपर के उदाहरण में आपने देखा होगा कि मात्रकों के साथ भी संख्याओं की तरह काम किया जा सकता है, उन्हें काटा जा सकता है और भाग, गुणा, वर्ग आदि किया जा सकता है। और भी एग्जाम्पल बुक में हैं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया है, दूसरे और भी एग्जाम्पल आपको करने हैं, स्वाध्याय में भी इसके एग्जाम्पल्स हैं तो वो भी करने हैं। इतने सारे टॉपिक जो भी आज हमने पढ़े हैं ध्यान से कर लेने हैं, और हमारे सीडसीएल के चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स तुरंत मिल जाएं। ओके, धन्यवाद।